अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकरात की एफर्ट भी की गई हुकूमती कमेटी के साथ, लेकिन वो अपनी डेडलाइन से पहले ही पीटीआई के विड्रॉल के बाद ख़त्म हो गए और उसके बाद खतूत लिखने का सिलसिला शुरू हुआ और बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से जो 3 खुले ख़त लिखे गए उनको रिसीव करने का डिनाइल भी सामने आया आर्मी चीफ़ की तरफ से। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद अब मालूम यही होता है कि शायद तहरीक इंसाफ इसी तरह पब्लिक प्रेशर मेंटेन करने से ही अपने लिए कंसेशन डिमांड करेगी और इसके लिए रमज़ान के बाद यानी कि ईद के बाद कहा जा रहा है कि एक तहरीक का आगाज़ किया जाएगा और उसके लिए जो फ़ैसला साजी है या मुशावरत है, इसमें अब जो तहरीक है तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, इस पर कहा जा रहा है कि 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में 2 बैठकें की जाएंगी जिसमें तमाम रहनुमा सर जोड़कर बैठेंगे आगे का लाहे अमल तय करने के लिए। और इसके साथ साथ ये कि इस सारी तहरीक में एक बड़ा जो चैलेंज दरपेश होगा पीटीआई को वो ये होगा कि इसको लीड किसने करना है, क्योंकि मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के उम्मीदवारान इसमें शामिल हो सकते हैं। शाहिद खाकान साहब भी हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हो सकते हैं, चकज़ई साहब भी हो सकते हैं। तो इस सूरत हाल में जब पीटीआई का अपना हाउस डिवाइडेड है, बहुत से तहरीक इंसाफ के रहनुमा ऐसे हैं जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं, ये कंसेंसस क्या तहरीक इंसाफ अचीव कर पाएगी कि किसी एक शख्सियत के हाथ इस तहरीक को वो दे सकें, और दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से इस सारे प्रेशर को कैसे कर्टेल किया जाएगा, क्योंकि गंडापुर साहब ने फिर ये कहा कि अगर 26 नवंबर की तरह हमें ट्रीट किया गया तो इसके बाद हमारे पास कोई जवाज़ नहीं बचेगा खामोश रहने का या चुप बैठने का। जमात इस्लामी की तरफ से भी प्रेशर मेंटेन करने की बात की गई है और कहा गया है कि रमज़ान के बाद तहरीक चलाई जाएगी और साथ साथ वज़ीर आला हाउस हो, गवर्नर हाउसेज़ हों, उनका घेराव किया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा। तो हुकूमत इस सारे प्रेशर को एब्जॉर्ब करेगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जहाँ तक खान साहब की रिहाई की सूरत हाल है, फैसल वाडा साहब कहते हैं कि 10 महीने से पहले उनको ये होती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो आया ये रिहाई तहरीक इंसाफ अटेन कर पाएगी एक मैस मूवमेंट चलाकर, या फिर टेबल पर बैठने से, डायलॉग करने से ये होगी, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ JUI फे के मुतालबात क्या होंगे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो कंस्टिट्यूएंसी है वो खैबर पख्तूनख्वा ही है, तो क्या वो वहाँ की हुकूमत में कोई शेयर डिमांड करेंगे या फिर वो लीड रोल प्ले करना चाहेंगे इस सारी तहरीक को लीड करने में, और उनको क्या हुकूमत की तरफ से शख्सियात मना पाएंगी अपनी कॉज के लिए। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आमिर रियाज राना साहब, शौकत पराचा साहब और इसार राना साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आमिर रियाज साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, इससे पहले कि जो मुशावरत का अमल, जो इत्तेहाद बन रहा है अपोजिशन अलायंस, उसकी मैं बात करूँ। आज सुप्रीम कोर्ट में जनरल रिटायर्ड बाजवा की जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुई थी उसका तस्करा हुआ एक मरतबा फिर से। तो इस पर जिस तरह से जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स भी थे कि एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़कर बैठ गए, ज़रा इसको अगर रीविज़िट किया जाए तो बात तो वैसे ठीक है। उसकी वजह यह है कि जो तमाम पार्टीज़ जिसने आजकल जमहूरियत की जो बात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल की जा रही है या तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की बात हो रही है, तो उस वक्त तो सब एक पेज पर आ गए थे। इस केस का जो तज़किरा है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपके नज़दीक, मिलिट्री ट्रायल्स का जो केस है उसमें? बस वो तो जजों को इंपॉर्टेंस का खुद पता होता है। 19 अगस्त 2019, अगर मुझे तारीख सही याद है, इमरान खान साहब ने अपनी अंग्रेजी में एक साइन से नोटिफिकेशन किया था बाजवा साहब के अगले 3 साल का, और पूरी पीटीआई रितुल लिसान थी कि इस वक्त पाकिस्तान के फौज को बीच में नहीं छोड़ा जा सकता, कि हम एक बड़ी आलमी जंग के दाने पे हैं और हम बड़ी बचत कर रहे हैं। और फिर वो जो आजकल दानिश के मोती सबको नजर आ रहे हैं मंसूर अली शाह साहब के खतूत में, ये उन्हीं की बसीरत थी जब सौदा उनके चीफ जस्टिस का नहीं हुआ था उस वक्त, आसिफ सईद खोसा का, जिन्हें पहले एक्सटेंशन दिखाई गई थी। और आपको याद होना चाहिए फ़खर इमाम साहब ने एक बिल भी पेश किया था, प्राइवेट मेंबर बिल, और नवाज शरीफ से मिलने एक साहब गए थे, उन्होंने, नवाज शरीफ ने इनकार किया था कि जजों को कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो फिर उसके बाद उन्हें ऐवान सदर की शक्ल दिखाई गई खोसा साहब को, आसिफ सईद खोसा साहब को। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब ये फैसला दे दिया उन्होंने, आ रहा हूं आपके पॉइंट की तरफ, तो उन्होंने साफियों से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे तो इस बिल्डिंग का ऐवान सदर का इशारा करके बताया गया था कि मुझे ये दी जाएगी, क्योंकि पूछा गया था ना कि आपने एक्सटेंशन का केस अचानक नवंबर में क्यों छेड़ दिया। तो ये जो हमारे फिलोसफर जज है ना, जो खलील जिब्रान के किस्से और कहानियां हमें सुनाया करते हैं फैसलों में, इनकी अपनी जात इतनी बड़ी होती है सिर्फ। और ये मंसूर अली शाह साहब का ही था रास्ता दिखाया हुआ
कि जनाब पार्लियामेंट से कानून बनवा लें, हम आपको 6 महीने दे देते हैं। अब आपको पता है पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन, आईनी तरमीम पे सबसे ज्यादा मोतरद भी यही मंसूर अली शाह साहब हैं, जो इस वक्त सीनियर जज भी हैं हमारे इत्तेफाक से। अब हम क्या करें, हमारी हिस्ट्री ही इतनी ताबनाक है कि हम नीचे से टॉप पे इन्हीं वजूहात पे आते हैं ना। अब जब जिक्र करते हैं ना सारे के सारे, तो सिर्फ इस बात का करते हैं जो आपने अभी सवाल में किया कि जी ये सारे लाइन में लग के वोट देने लग गए। भाई लाइन में लगने पे वोट दिलवाने में कौन कौन थे? पहला हिस्सा था इमरान खान का, दूसरा हिस्सा था हमारी सुप्रीम कोर्ट का, फिर सौदेबाजी के नतीजे में पीपल्स पार्टी, नून लीग सब ने मिलके वो जो कानून साजी हुई थी और उसकी एक्सटेंशन का एक मुस्तकिल रास्ता बना दिया गया था। तो उसको पहले एक्सटेंशन को बनाया गया और इस दफा कानून नया बन गया कि वो 5 साल तक वैसे ही कर दिया गया कि हो सकता है। तो क्या हो गया, हमारे मुल्क में तो कोई नया काम नहीं हो रहा, दायरे का सफर है, बस सिर्फ हम ये पकड़ते हैं कि जी आज ये अच्छा कल वो अच्छा। बिल्कुल पराचा साहब, ये जो राना साहब भी बात कर रहे हैं, ये लोग भूल जाते हैं कि कंसेंसस इन सब पार्टीज़ का कौम के मफाद में हो या फिर कोई वेलफेयर के लिए, शहरियों के लिए या लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए, उस पर सबका डिसएग्रीमेंट होता है। लेकिन ये एक्सटेंशन का जो तस्करा है, एक रीकैप नहीं करना चाहिए जिस तरह से उस वक्त बताया गया कि सबसे ज़रूरी काम ही ये बन चुका है मुल्क में। और साथ साथ नवाज शरीफ साहब के हवाले से आज तक ये क्लैरिटी नहीं है कि वो कन्विंस थे या नहीं थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो मान नहीं रहे थे इसको वोट देने के लिए, बाद में पछता रहे थे। इन रेट्रोस्पेक्ट आपको क्या लगता है कि इस फैसले से क्या असर पड़ा PMLN की सियासत के ऊपर? क्योंकि PTI का तो जो स्टांस था वो तो क्लियर है, जिस तरह आमिर लियाज साहब बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इन्होंने एक तारीख बताई है अप्रैल वाली, अगस्त वाली। मुझे ज़हन में वो पिक्चर भी आ रही है कि PM हाउस के लॉन में 3 लोग बैठे हुए थे और इतने खुश थे, और उसी दिन वो फैसला हुआ था कि हम एक्सटेंशन देंगे। फिर मामला वो सुप्रीम कोर्ट में आ गया। लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी, चूँकि आप रिकैप कर रहे हैं, हमारी पूरी लॉ मिनिस्ट्री, उस वक्त के एक महान लॉ मिनिस्टर 3 समरियां बना के आए, तीनों गलत थीं। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट को वापस भेजना पड़ा। वो जो रिजाइन करके कोर्ट में पेश हो गए थे, वहां से एक रात फिर जनरल बाजवा साहब खुद आए थे, PM हाउस में मुलाकात थी और उस वक्त वज़ीर आज़म जनाब खान साहब थे, तो वो अपनी टीम भी लाए थे जनरल बाजवा साहब। तो वो समरी फिर ठीक हुई, तीसरी समरी जाके सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट की। एक और भी चीज़ थी, एक तो ये कानून बन गया, वो है स्पेसिफिक टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ आर्मी चीफ, उसमें या सर्विसेज चीफ्स, उसमें नीचे नहीं छेड़ा गया और उसी में ये एज जो 64 है वो रखी गई थी। इतना इम्पोर्टेंट उसमें एज रिलैक्सेशन मिली। जब आज नया कानून पास हुआ तो उस पर तो बड़ा मसला था, लेकिन जब इंटरेस्ट होता है, मैं कहना ये चाहता हूँ, जब इंटरेस्ट होता है, और वो इंटरेस्ट भी था कि रात को देरी रात में जाकर पूरी ज़िंदगी के लिए ताहयात कहें या इंडेफिनिट एक्सटेंशन की भी ऑफर की गई जाकर, आज सूरत हाल और है। लेकिन जो नून लीग वाला है ना, बहुत सारे लोग इसको जोड़ते हैं कि जो मियाँ साहब को यहाँ से भेजा गया था। अब खान साहब कभी कहते हैं हमें पता नहीं था, फिर कहते हैं कि डॉक्टर श्री मदारी साहिबा की आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू उन्होंने देखे, और फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो सारा उस रिपोर्ट्स को या उस सारी सूरत हाल को एज अ हेल्थ मिनिस्टर वो देख रही थी, तो खुद अपने लोगों ने कहा था कि इनको भेजा जाए। उसके बाद फिर आप दूसरी बात की जाती है, लेकिन यकीनन मियाँ साहब को भेजना कहीं ना कहीं मैं ज़ाती तौर पे वो लिंक फील करता हूँ कि उस बिल को पास करने के लिए। और तीसरी बात ये है, देखें जो करना होता है हमारे मुल्क में वो करने वाले कर लेते हैं, वो वन और दी अदर वे, उनके पास बड़ा लेवरेज होता है। और वो वाला भी जो था फैसला, चाहे मियाँ साहब उसमें बाहर गए या एक्सटेंशन हुई, जब करने वालों का दिल था उन्होंने कर लिया। और अभी भी राना साहब ने खुद एग्जाम्पल दे दी कि जो नया कानून पास हुआ है ये दुरुस्त है। सिर्फ एक चीज जो आजकल के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा ऑड लगता है, हमारे बहुत सारे दानिश्वर दोस्त, और यकीनन वो पढ़े लिखे हैं, मुझे किसी से कोई आर नहीं है किसी को क्वेश्चन करने की, या एक सियासी जमात जो कि PTI है, वो 10 अप्रैल 2022 से पहले तो सब कुछ भूले रहते हैं। 10 अप्रैल 2022 के बाद जमहूरियत, इंसानी हकूक, कानून की हुक्मरानी, आइन की पासदारी, वो सारी नजर आती है। मेरा सिर्फ ये गिला रहता है बस। ठीक है इसार राना साहब, आप मुत्तफिक हैं इस बात से कि बाद में कंटेनर के ऊपर तो हमने यही सुना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद कि सारी साजिश ही उन्होंने की थी, और साथ ये कि मीर जाफ़र मीर सादिक का नारा भी लग गया,
लेकिन एक्सटेंशन में हिस्सा भी सब पार्टीज़ ने डाल लिया। इस पर कमेंट कीजिएगा। और मियाँ साहब का जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था, वो कितना डैमेज हुआ इस इनिशिएटिव से? अच्छा देखिए, बात यह कि हर हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा लें, उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि हम रोज अखबार में ये खबर दें कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है, और उस एक पेज के लिए उन्हें चाहे सारे पेज फाड़ने पड़े, उन्हें कोई इस पे वो तरद्दुद नहीं होता। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि वो लोग मिसाल के तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब तो अपने हुकूमत के खात्मे का जिम्मेदारी बाजवा साहब को करार देते थे, और तो जलसों के अंदर, गुजरांवाला के जलसे के अंदर तो उन्होंने नाम लेके कहा कि आपने मेरी हुकूमत खत्म की और आपने पाकिस्तान से जमहूरियत खत्म की और ये किया और वो किया। तो मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आ रही। मुझे इमरान खान की तो समझ आ रही है कि उसने अपनी हुकूमत की एक्सटेंशन करनी थी, मजबूत करना था, वट जो भी खाई थी, कि मियाँ साहब बैक वक्त जब बाजवा साहब को गालियां दे रहे थे तो बैक वक्त बाजवा साहब को वोट क्यों डाल रहे थे, और बैक वक्त बाजवा साहब मियाँ साहब के करीबी लोगों से मुलाकातें करके नई हुकूमत की हुकूमत साजी पे मीटिंगें क्यों कर रहे थे। हर हुकूमत की ख्वाहिश होती है कि जी आर्मी चीफ उनके साथ हो ताकि उनकी हुकूमत चलती रहे। तो ये मियाँ साहब के जो दो चेहरे थे, मुझे तो इस पे हंसी आ रही है कि वो वोट को इज्जत दो के देते देते वो जिस तरफ जा रहे थे, वो मैं उस पे मेरा दिल करता है कि मैं कोई शानदार सी किताब लिखूं कि यार क्या शानदार अदाकारी है कि कौम को आप किस तरह लगा रहे हैं और अंदर खाते आप किस तरह पैर पकड़ रहे हैं। तो इसार साहब ये अदाकारी सबने नहीं की, क्योंकि जिस तरह से खान साहब का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, उनसे ज्यादा जमहूरी जर्नैली कभी नहीं आया, और बाद में उन्हीं को कह दिया कि 2 असम्बलियां उनकी वजह से हमने डिसॉल्व कर दी। तो ये तो दोनों विक्टिमहुड प्ले कर रहे हैं बाजवा साहब को लेके। ये मेरी बात सुन लीजिए। देखें, बात ये है कि मैं चाह रहा हूं कि मेरी बात आप जो है पूरी लेने दें, और मेरा मौकफ है, मैं अपने मौकफ के ऊपर बात करूं कि जब मियां साहब जा रहे थे तो मुझे तो लाहौर हाईकोर्ट के जज साहब का वो भी रिमार्क्स याद है जो टीवी पे जैसे T20 के बॉल टू बॉल कमेंट्री चल रही होती है ना, कि खान साहब मियां साहब ने शेव की तो उनका खून निकल आया। अच्छा। उस पर फिर लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर उनको कुछ हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। पूरी कौम बौखला गई कि वो चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको हो गया कि खास इमरान साहब नवाज शरीफ साहब को कुछ हो गया तो पता नहीं कौम का क्या बनेगा और इदारों का क्या बनेगा। तो वो जाहिर है एक अरेंजमेंट था जिस अरेंजमेंट के तहत मियां साहब को बाहर भेजा गया। और अगर आप ये कहें जी इमरान खान के दौर में, तो इमरान खान के तो ऊपर फायरिंग हुई थी तो वो अपनी FIR नहीं कटा सकता था, वो इतना बेबस था। ठीक है, तो उसकी तो छोड़ दे कि उसकी मर्जी थी या नहीं थी। सही सही। लेकिन मेरा सवाल ये कि वो तो वजीर आजम था, उसने तो हर तरह से कोशिश करनी थी, लेकिन ये लोगों को कहाँ एकदम इनकी जमहूरियत चली गई थी, कोई घास खाने चली गई थी, कहाँ चली गई थी। एक तरफ वो जलसों में गालियां दे रहे थे, एक तरफ खुफिया मीटिंगें बाजवा साहब से कर रहे थे। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। आमिर इलियास साहब, ज़रा शॉर्टली इस पे कमेंट कर दें, फिर मैं अगला सवाल करता हूं कि ये फिर सच क्यों नहीं बोलते हम कौम से कि अगर 2017 में मियां साहब को निकाला गया उनकी तरफ से, तो बाद में बयानिया साइड पे करके वोट क्यों डाल दिया? बस मज़े की बात ये होती है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बतौर रिपोर्टर हिस्ट्री के अपनी ठीक साइड पे खड़ा होता हूँ, मुझे किसी की कोई बात नहीं होती। जो मैंने पहला हिस्सा आपको बयान किया और प्राचा साहब ने चूंकि बात कर दी, आप जरा देखें नवाज शरीफ गए थे 18 या 19 नवंबर 2019 को लंदन, ठीक है। एक्सटेंशन का मसला कब उठा? 22 या 23 नवंबर को जी, याद है आपको? 19 में जब नवाज शरीफ जा चुके हुए थे। इस पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाहिद रिपोर्टर हूं जिस दिन नवाज शरीफ हॉस्पिटल गए तो ये खबर दी थी कि मुझे ये मैसेज आया है कि एक उड़न खटोला आएगा और नवाज शरीफ को ले जाएगा। अब जिसने रोया, जिसने कैबिनेट में बैठ के रिपोर्टें बनाई, फेडरल में या सूबे में, या अल्लाह ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कि कौन देगा जिंदगी मियां साहब की, कि वो हाई कोर्ट लाहौर का नहीं था, इस्लामाबाद का था। देखें, हम अपनी जगह पे ठीक खड़े, हमने खबर दी कि कोई एक साबित करे कि किसी ने ये फिक्रा कहा। सारे प्लेटलेस की रिपोर्टें लेके ना कसमें कुराने उठा के बता रहे थे ये ठीक रिपोर्टें हैं, लिहाजा जिनके मसला जिम्मे आता है वो बयान दें। हमने तो खबर दी थी कि उड़न खटोला आएगा, नवाज शरीफ को ले जाएगा। अब ये जो हो रहा है ना, ये सब बाद की बातें हैं। देखें, जितना कुछ तय हुआ वो इमरान खान के 19 अगस्त
2019 के नोटिफिकेशन के बाद हुआ, प्लेटलेस बने या कुछ भी बना, उसमें तो नवाज शरीफ का कहीं कोई किरदार नहीं है, उसको किसी की मिन्नत की जरूरत नहीं थी। उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त के डीजी ISI जनरल फैज हमीद ये सारा काम कर रहे थे। और मैं आपको नाम लेके बताता हूं, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद यहीं मौजूद हैं। अच्छा। आप पता कर लें कि जिस दिन जनरल फैज हमीद के घर एक डेथ हुई थी और वहां एक इज्तिमाई दुआ थी, वहां मुशाहिद हुसैन सैयद चकवाल में लुत्फयाल में चले गए थे और एक छोटे कमरे में चंद लोगों को खाना पेश किया गया। वहां मुशाहिद हुसैन सैयद ने जनरल फैज हमीद से कहा कि जनरल साहब अच्छा किया आपने नवाज शरीफ को लंदन भिजवा दिया। तो उन्होंने कहा उनको भिजवाना हमारी मजबूरी थी। ये उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट, मैंने नाम भी ले दिया, एक फील्ड कोर्ट जनरल मार्शल में है और एक आजाद शहरी है, इस्लामाबाद में रहते हैं, सेनेटर साहब, जो कभी तुर्की से इमरान खान को निकलवा रहे हैं और कभी ट्रंप से निकलवा रहे हैं। उनसे ये पूछिएगा कि क्या उनकी ये बातचीत नहीं हुई थी। तो मुझे बताएं कि इसमें मिन्नत अल्लाह नवाज शरीफ का कहां से आया पैर पकड़ने का? उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट मिन्नत अल्लाह करके कह रही थी किस तरीके से यहां से हॉस्टाइल मामला खत्म हो। फिर जो कुछ तय हुआ, जब वो ना हुआ तो नवाज शरीफ ने लंदन से खिताब किया। ये मैं आपको एक हिस्ट्री बता रहा हूं, ये इस तरह की नहीं है पैर पकड़ने की, ये लोगों के जुमले पकड़ के अपनी मर्जी का तरबिया बनाने की एक कोशिश होती है, हकायक से बहुत दूर। चलें, इस पर तो आपका कमेंट जो आ गया, एक और आज जो कोर्ट के अंदर ही एक कमेंट मैं चाह रहा था उस पर आप रिव्यू कर दें कि ये जब उज़ैर भंडारी साहब ने आज आर्ग्यू किया तो उन्होंने ये कहा कि एक कागज़ का टुकड़ा नहीं जा सकता अदालत के अंदर, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उसके जवाब में कहा कि ख़त फिर कहाँ से आ जाते हैं? तो आप बताएंगे कहाँ से आते हैं ख़त फिर, अगर कागज़ जा नहीं सकता अंदर? तो देखें, जब भेजने हो, जब लाने हो, सब कुछ आ जाता है। आप और हम खामखा इधर उधर की बातों पे लग जाते हैं। शाह साहब, इशू ये है कि मिलिट्री कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट को जल्द अज जल्द करना चाहिए। ये जो इस वक्त वो जिस तरह कहते हैं ना, लस्सी में मदानी या कच्ची लस्सी की तरह पानी डाल डाल के बधाई जाओ, ये काम गलत हो रहा है। लोगों की जिंदगियों का मसला है, जिनको 10-10 साल की सजाएं हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट को बहुत लंबा काम कर दिया है, आईनी बेंच को फौरन फैसला करना चाहिए। ये पूरी ऐसी बेंच फिक्रे और लवाजमात लेके आ रहा है जो गले पड़ जाएगा सबके। अच्छा, क्योंकि या तो फिर ये खोल लें सारा कुछ, जैसे अथर मिनल्ला साहब ने कहा था ना, 2018 में भी तो इसी तरह की धांधली हुई थी, लेकिन जब फैसला यकसुई से मुकम्मल तौर पे PTI के हक में इंसाफ देने का आया, जो अपनी अपील भी नहीं लेके आई थी, दरखास्त भी नहीं लेके आई थी और उसके हक में मखसूस नशिस्तों पे दे दिया, तो वो आज तक क्वेश्चन इसीलिए बन गया कि भाई आप तो एक ही पार्टी के लिए जज बन गए, सारे के सारे वकील बन गए। तो ये नहीं करना चाहिए हमारी सुप्रीम कोर्ट को। अब इस केस को निपटाना चाहिए, बहुत लंबी बहस हो। ठीक है, क्विकली सेटल करना चाहिए। पर आचा साहब, ये इसमें सलमान राजा साहब ने यह भी रेफरेंस दिया कि भारत में जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसके खिलाफ एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल जो है वो समाअत कर सकता है। तो आपको क्या लगता है कि इस केस में जो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं या किस तरफ मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर आपकी ज़ाती राय की बात की जाए तो उसमें क्या जस्टिफाइड है, होना क्या चाहिए? बहुत सारे रिमार्क्स आते हैं और हमारे कोर्ट कॉन्टेक्स्ट में रिमार्क से कुछ न कुछ असेसमेंट भी हो जाती है। ठीक। अब पिछले हफ्ते एक रिमार्क्स आए एक मौजूद जज साहब के कि जो आलमी असूल हैं वो मिलिट्री ट्रायल को मना नहीं करते। आलमी असूलों में मिलिट्री ट्रायल की ममानियत नहीं है। एग्जैक्टली आई रिमेंबर दीज वर्ड्स। सही। अगर मैं इस कमेंट को, इन रिमार्क्स को आगे बढ़ाऊं तो फिर तो खतरनाक सूरत हाल है। और जिस तरह का आर्गुमेंट आ रहा है, मसलन आपने राज साहब की बात की, आज भी उसी आर्गुमेंट का जो राज साहब ने पिछले हफ्ते दिया था, आज भी उसका जिक्र हुआ बाकायदा। हर मुल्क का अपना एक मैकेनिज्म होता है। पाकिस्तान के अंदर मसलन 1962 में या 67 में ये 21D और 2D2 डाले गए थे। आज मैं हैरान होता हूँ, उमर अयूब खान जब इसकी खिलाफ बात कर रहे होते हैं तो मैं उसको बड़े हैरानी से सुन भी रहा होता हूँ, देख भी रहा होता हूँ। और फिर इतनी हुकूमतें आई। खैर, जब ये फैसला आ रहा था उस वक्त भी ये आर्गुमेंट्स आ गए थे, कोई नई बात नहीं है। आज के कॉन्टेक्स्ट में बात जजेज लंबी करें, हेयरिंग लंबी करें, लेकिन मुझे बड़ा मजा आता है सुनते हुए या देखते हुए केस को, या चूंकि खबरें आती हैं, बायोटिकर चल रहे होते हैं, इसलिए कि एटलीस्ट हम एक हमारी हिस्ट्री जो है जिसको अनचेकर्ड या चेकर्ड कह लें, वट एवर यू लाइक टू से, वो एक रिवाइंड हो रही होती है कि हमने 60s में हम किस जानिब खड़े थे, हम 80s में कहाँ खड़े थे, फिर हम 90s में किस जानिब खड़े थे, फिर 2004-5 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करके हम कहाँ खड़े थे, फिर वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मुकमुका का नाम देकर हम कहाँ खड़े थे, और अब जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो प्रिंसिपल्स ले डाउन किए गए थे, अब तो उसी मुकमुका को हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को अपना रहे हैं। तो हर दौर में वक्त के मुताबिक जो कुछ होता रहा वो अगर
कोर्ट की प्रोसीडिंग में हमारी हिस्ट्री हमारे सामने आती है, भाई मैं एंजॉय किया करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, वो रिपीट टेलीकास्ट लगती है। सही कहा आपने। इसार राना साहब, सियासत का जो तज़किरा है वो कर लेते हैं। अपोजिशन की ग्रैंड अलायंस की जो बात हो रही है, अब 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। इससे पहले कि हम ये बात करें कि कितनी जान होगी इस तहरीक में या कितना डेंट कर सकती है हुकूमत को, ये एजेंडा का जो मौजू है, अगर ये डिस्कस किया जाए कि खान साहब की रिहाई एजेंडा है, तो PTI के अलावा जो बाकी फरीक हैं वो भी इसी को अपना ऑब्जेक्टिव बना के बाहर आ जाएंगे सड़कों पे, या इस पे आपको लगता है इख्तिलाफ हो सकता है? नहीं, देखें, बात ये पहले समझे। पहले तो मैं ये जितनी भी ये जमातें हैं ना, मैं इन सबको अब बस मैं समझता हूँ ये दिहाड़ीदार किस्म के लोग हैं। अच्छा। यही लोग कल शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े थे इमरान खान के खिलाफ, आज यही लोग इमरान खान के साथ खड़े शहबाज शरीफ के खिलाफ। तो मैं तो इन लोगों को सीरियस लेता ही नहीं हूँ। ये अपनी रेलिवेंसी कायम रखने के लिए इसी तरह करते हैं। अच्छा, देखिए, पहले तो बात समझे कि इमरान खान की लड़ाई क्या शहबाज शरीफ के साथ है या एस्टेब्लिशमेंट के साथ? अगर इमरान खान की लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ है तो क्या फजलुर रहमान, अचकज़ई, शाहिद खाकान अब्बासी एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हो सकते हैं? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं खड़े हो सकते। अच्छा। फजलुर रहमान साहब को एस्टेब्लिशमेंट से गिले हो सकते हैं, लेकिन वो उनके मुखालिफ नहीं है। गिले दूर हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। अचकज़ई साहब भी शुरू पहले से कभी से इसी तरह ही करते आ रहे। जमहूरियत की उन्होंने शाल ओढ़ी हुई है, कभी वो शाल ओढ़ के कहीं खड़े हो जाते हैं, कभी कहीं खड़े हो जाते हैं। तो मुझे इस ग्रैंड अलायंस से कोई इतनी तवक्कुआत नहीं है कि कोई ये को पता नहीं क्या इनकलाब लेके आएंगे, सड़कों पे आए। कुछ ऐसा नहीं होने लगा। इमरान खान को अगर कहीं छूट मिलनी है तो वो कहीं और से मिलनी है। शहबाज शरीफ साहब ने तो देनी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब तो अपने लिए छूटें तलाश करते फिर रहे हैं। अच्छा। तो वो इमरान खान को अगर मतलब कहीं पे इस रिहाई से लेके बाकी मामला तक होने, तो वो एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला करना है। इस हुकूमत के खिलाफ आप तहरीक चलाते रहे, कोई नहीं है। हुकूमत के तो वैसे ही वो उन्होंने स्पीकर लगाए हुए कि हमें मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है, तो इन्होंने क्या किसी को रिहा करना है? ये तो दो बंदों को जेल में नहीं मिलने के लिए वो इनको आजादी हासिल कि ये मिलवा दें अपनी मर्जी से, जब तक कहीं और से वो ना आए हुक्म है। तो इस सब सोल्यूशन फिर सोलो फ्लाइट ही है कि PTI सोलो फ्लाइट करे? बात सोलो फ्लाइट की है ही नहीं। अब खान साहब के हाथ में सोलो फ्लाइट वाला भी मामला इतना मजबूत नहीं है कि वो सोलो फ्लाइट करें। अच्छा। अब तो एक जिसे कहना चाहिए कि बस कहीं देखें, अगर कोई टर्निंग पॉइंट खुद ही मजबूत क्यों नहीं है? कहा तो जाता है सोशल मीडिया पे कि सबसे पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के, बहुत आवाम है पीछे, तो अब वो ऑप्शन क्यों नहीं है? मैं सुन लीजिए कि वो एक जुमला और भी कहा जाता है कि मकबूलियत और कबूलियत में अभी तो एक फर्क है ना। मकबूलियत होगी उनकी, लेकिन कबूलियत नहीं है। तो मेरी तो राय पहले दिन से ये कि अगर चले मकबूलियत हो और कबूलियत ना हो तो फजूलियत भी नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसे चेहरे ले या थोड़े से साफ सुथरे हों जिनके पर लोग थोड़ा सा ट्रस्ट कर लें। ठीक। तो इमरान खान को सोलो फ्लाइट या नहीं, लेकिन इस निजाम में इस लम्हे मौजूद तक इमरान खान के लिए कोई -0% भी कोई नरमी कहीं मौजूद नहीं है। ठीक है, आगे जाके क्या होता है, अल्लाह क्या करता है, वो फिर आगे जाके पता चलेगा। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। आमिर इलियास साहब, आप मुत्तफिक हैं कि 0% स्पेस जो इसार राना साहब बात कर रहे हैं, और दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि ये सारे एलाइज जो हैं ये इनमें कोई जान नहीं है, और अगर ये एक प्लेटफॉर्म पर आ भी जाएं कुछ नहीं कर सकते? उनकी सारी बातों से इत्तफाक के बाद सिर्फ एक का मुझे सवाल है कि लड़ाई उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ है बकौल राना साहब के, और उन्हें रियायत भी उन्हीं से चाहिए। तो फिर लड़ाई किस चीज़ की है? फिर तो खतूतबाजी है कि मेहरबानी करो मेरा खत को यही समझो कि मुझे रास्ता दो, और वो शहबाज शरीफ ने रास्ता रोका हुआ है। वो तो इमरान खान साहब ने अपना एक पेज का रास्ता खुद छोड़ा था। जब एक मिनट, अगर राना साहब आपने बीच में बोलना है तो मैं साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ। आमिर साहब कंटिन्यू कीजिए जी। हाँ, तो ये जो है ना फजूलियत, असल में ये जो माकूलियत है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अगर सियासतदान हैं और आप समझते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट को घुटनों के बल नहीं ला सके, ये जिस अलायंस को बनाने की कोशिश हो रही है, जिनके घरों में इस्लामाबाद में गए, उन्होंने एक साहब ने कहा
पहले आपने कोशिश की एक जर्नैल बगावत करेगा, नाकाम हुए। फिर आपने सोचा एक जज बगावत करेगा, नाकाम हुए। फिर 26 नवंबर को आपने सोचा कि अवाम बगावत करेगी, आप नाकाम हुए। तो जो काम आपको 1 साल पहले इलेक्शन के फौरन बाद करना चाहिए था, अब आप हमारे पास आए हैं। ये कोई पीटीआई की तरफ इनमें से कोई भी चल के नहीं गया, ये सब जगह पे पीटीआई गई है। बेशक विजडम होगी राना साहब के पास, लेकिन ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टी तो इमरान खान की है, और उनकी क़यादत में जो लोग मौजूद हैं वो सारे के सारे, चाहे वो सिंध में जा रहे हैं, अंदरूने सिंध जा रहे हैं, वो अचकज़ई साहब के पास जा रहे हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान की इक़्तिदा में मुक़्तदी हुए हैं कई महीनों से। और मौलाना ने के जो सेनेटर कामरान मुर्जा का मैंने बयान देखा, उन्होंने कहा दूसरे दर्जे की क़यादत इनके साथ बात करेगी, यानी वो इस काबिल नहीं समझते। लेकिन पीटीआई ने दर तो नहीं छोड़ा कोई भी कि अल्लाह दा वास्ता जे रास्ता दो, क्योंकि ये कोई ऐसी बादशाहत नहीं है कि आपके पास कोई प्लान था तो आपने कर लिया और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आज भी इनका कोई प्लान नहीं है। बिल्कुल दाव दप्पा लगा, इनका चूरन अमेरिका का बिक गया। इन्होंने महंगाई वाला काम जो पाकिस्तान आज भुगत रहा है, फरवरी 2022 में इमरान खान ने बतौर वजीर आजम IMF नहीं पूरी दुनिया को धोखा दिया, अवाम को जहां धोखा दिया, जो रेट कम किए थे उसको पाकिस्तान आज भुगत रहा है। तो वो चूरन बिका, मकबूलियत हो गई। लेकिन आप मुझे बताएं, वो जो 100 दिन में करना था, ये जो आज तनकीद हो रही है कि जनाब ये पता नहीं क्या इश्तिहार आए, तो इनके पास तो इश्तिहार भी ये था, हम मसरूफ थे, इनके अलावा इनके पास कुछ था भी नहीं। अगर कोई करता है तो दिखाता है ना, ये तो हमें चुप करा रहे थे उस वक्त, 6 महीने नहीं बोलना, साल नहीं बोलना, सारी का सारा ये जो आज मीडिया के ऊपर एतराज हो रहा है पीका एक्ट पे, मुझे बताएं इतनी खुली डिबेट मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे कभी फौज के खिलाफ हुई है? जो हमारे यहाँ हर बंदा दानिश्वर बन के लगा हुआ है, इस वक्त चढ़ा हुआ है, कौन सी ऐसी बात है जो नेशनल मीडिया पे नहीं हो रही और फौज के खिलाफ नहीं हो रही? तो आपको और कौन सी आजादी चाहिए? एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो लोग हैं वो चाहते थे, वो उन्होंने मसला हल कर लिया। मैं तो हैरान हूं इस एस्टैब्लिशमेंट पे, इस हुकूमत पे, कि उस पीका ला को बना के घर घुस गए हैं। मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं गलत खबर दूं, मुझे फेक न्यूज पे शर्मिंदगी भी होनी चाहिए, मुझे माफी भी मांगनी चाहिए, और मैं जर्नलिस्ट हूं तो मैं खबर फेक दूंगा क्यों? मेरा काम ही नहीं है कि मैं गलत खबर दूं। ये जिन लोगों का धंधा है यूट्यूब का, जिनका सोशल मीडिया का, उनको पकड़े, लाएं कटहरे में, क्यों अपने आप को गंदा करा रहे हैं? किसी कोर्ट ने कोई स्टे थोड़ी दिया पीका ऑर्डिनेंस पे अभी तक, पीका ला पे करें काम अपना। सही, मतलब इंप्लीमेंटेशन की बहस तो और है। पर आचा साहब, कमिंग बैक टू अपोजिशन अलायंस, ये बेशक ये कहना कि फजलुर रहमान साहब डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तो है नहीं, लेकिन एक ये फैक्ट भी है कि जब सड़कों पर आवाम आती है, फजलुर रहमान साहब के पास एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी है। बाजवा साहब जब आर्मी चीफ थे उस दौर में भी एक मार्च हुआ था, अच्छा खासा प्रेशर एक्सर्ट हो गया था। इसकी कोई सिंबॉलिक वैल्यू नहीं होगी? आपको लगता है कि ये जो 2 मीटिंग्स इस्लामाबाद में होने जा रही हैं सिर्फ ये मीडिया की कंजम्पशन के लिए, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है? 1 साल से कुछ लोग जो पीटीआई में अभी नहीं हैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते, मैं फवाद चौधरी साहब और दीगर की बात कर रहा हूँ, वो 1 साल से कहते रहे कि सियासी जमातों को साथ लें, ख़ास तौर पर जो हुकूमत का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हिस्सा नहीं है, उनकी बात पे कान नहीं धरा गया। सोलो फ्लाइट जिसका आपने जिक्र किया, और वो वेंचर जिनकी राना साहब ने बात की, यानी 26 नवंबर वाला हो, या वो स्टाल करना था आर्मी चीफ की तैनाती को, या 9 मई वाले वाक़यात हों, वो सारे उनका वो रिज़ल्ट नहीं निकला। साल के बाद अब जाकर दीगर सियासी जमातों से बात की जा रही है। मैं इसको अच्छा समझता हूँ। ये नहीं, मैं टॉन्ट नहीं कर रहा कि पीटीआई चल के जा रही है, पीटीआई बहुत अच्छा कर रही है, चल के जा रही है। तो पीटीआई को ये 1 साल पहले करना चाहिए था, ये 9 फरवरी को करना चाहिए था, 10 फरवरी को करना चाहिए था। लेकिन बात यह है कि फिर मैं आऊँगा अपने उस बुनियादी नुक्ते पे कि 10 अप्रैल 2022 से पहले आपका आइडियल कुछ और था। वो आइडियल क्या था कि जनरल बाजवा सबसे बड़े जमहूरियत पसंद हैं, और वो फौज के खिलाफ जो कोई बात करेगा, पता नहीं खुदा न खास्ता वो क्या कहेगा, क्या करेगा, और ये है कि ये सारे डाकू चोर हैं। फिर एक दिन हमने सुना खुद खान साहब के मुंह से कि मुझे तो एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था ये सारे करप्ट हैं, डाकू चोर हैं ये। 10 अप्रैल 2022 के बाद जब आपकी पॉलिसी बदली, अब अगर आप पॉलिटिशियंस के साथ पास जा रहे हैं तो आप सारे पॉलिटिशियंस को रीच आउट करें। ये नहीं है कि आप एक तरफ जब पावर गेम में आपने इन होना चाह रहे हैं तो आप कहें खत भी मैं उधर लिखूंगा। आप पावर गेम में आने के लिए मुज़ाकरात की बार बार आप बात करते रहे, आपके हर बंदे ने कहा कि जी हम तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करेंगे। ये पॉलिटिशियन जिनसे अब आप बात कर रहे हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब हों, मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, शायद खाकान अब्बासी साहब हों, बलोच नेशनलिस्ट जो सियासी जमातें हैं, या सिंध में जाकर आपने GDA वालों से बात की, ये पॉलिटिशियन ही हैं।
आपको बार बार कहा जाता रहा कि सियासतदानों के साथ बैठें। अगर इतना ही फ्यूटाइल आप साल पहले समझते रहे तो आज तस्लीम करें कि आपने वक्त ज़ाया किया। पराजा साहब लेकिन पराजा साहब वहाँ पर इख्तलाफात भी तो है ना पराजा साहब। जिस तरह कहा जा रहा है फजलुर रहमान साहब के अपने रिजर्वेशन हैं, वो इस अलायंस को लीड करना चाहते हैं, शायद खाकान साहब कह रहे हैं इख्तलाफात मौजूद हैं, तो ये तमाम एंटिटीज़ इकट्ठी हो भी गई तो इख्तलाफात का क्या करना है, लीड कौन करेगा? बड़ी अच्छी आपने बात की। पीटीआई बजाते खुद पहले फैसला करे कि वो वाकई मौलाना साहब को लीड करवाना चाह रहे हैं। देखे ना, ये मुज़ाकरात जब जारी थे 26वीं तरमीम के वक्त मिल के बैठे रहे और मौलाना साहब के पास जाते थे कि हमें मुलाकात का टाइम तो लेके दें। फिर अली अमीन खान गंडापुर का याद नहीं वो बयान आया था, खान साहब को खुद को कहना पड़ा कि वज़ीर आला जो हैं वो मुल्क की सियासत की बात करें, वो DI खान की मकामी सियासत को छोड़ दें। पहले तो पीटीआई खुद फैसला करे ना। बाकी जो इख्तलाफात होते हैं, मसलन हमने MRD भी देखी है, मैं स्टूडेंट था उस वक्त, हमने ARD देखी है, हम यहाँ पार्लियामेंट कवर किया करते थे, राना साहब और मैं, हम इकट्ठे सुबह सुबह पहुंचते थे। जनरल परवेज मुशर्रफ जितना भी पावरफुल था, शाहजी एक बार वो एड्रेस कर सके थे पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को। आइन बाइंडिंग करता है 56 आर्टिकल में कि हर पार्लियामेंट्री ईयर से पहले सदर खिताब करेगा। सिर्फ एक खिताब किया था और मुक्के लहरानों वाला, दूसरी दफा उनको जुर्रत नहीं हुई थी। क्या उस वक्त MMA पीपल्स पार्टी और नून लीग यकजान हो गए थे? क्या वो एक दूसरे में मर्ज कर गए थे? नो, MMA ने 17वीं तरमीम में वोट दिया था, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने नहीं दिया था। पीपल्स पार्टी टूटी हुई थी, पैट्रियट्स बने हुए थे, नून लीग वाज कट टू साइज। लेकिन अपोजिशन ने अपना वजन दिखाया, अपोजिशन ने फोर्स किया कि जनरल परवेज मुशर्रफ सिर्फ 6 सालों में 5 सालों में एक बार एड्रेस करने के लिए आए। अपोजिशन के जो पार्टियां होती हैं, हर एक अपना नजरिया, हर एक की अपनी। ठीक है, पॉइंट आ गया पराजा साहब आपका। इसार साहब, एक तो आमिर साहब की बात को रिस्पॉन्ड कर दें, और सेकेंडली अगर एक ही वक्त पे 2 कश्तियों में सवार हो जाए पीटीआई के, एक तरफ अपोजिशन अलायंस की तहरीक का भी हिस्सा है और साथ साथ जो अंसार अब्बासी साहब की खबर भी आई कि गंडापुर साहब के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर राब्ता बहाल करने की कोशिश भी की जा रही है, तो ये ट्रस्ट डेफिसिट भी तो मौजूद है ना कि अगर बैकडोर राब्तों से ही अपना काम करवाना है तो फिर अपोजिशन अलायंस का पॉइंट क्या है, जिस तरह से आपने कहा पहले? नहीं, देखिए बात यह है कि जिस क्राइसिस में पीटीआई फंसी हुई है उसने तो कोई ना कोई रास्ता अपने लिए निकालना है, कहीं से रास्ता निकला है उसका। ठीक, तो अगर फर्ज करें कि वो इस्टेब्लिशमेंट से कहीं इंगेज भी है तो कोई छुप के तो नहीं है, वो तो अलन ऐलान है। खान साहब खत लिखते हैं तो अलन ऐलान लिखते हैं, गंडापुर अगर उनके बिहाफ पे करते हैं तो अलन ऐलान करते हैं। वो कौन सा कोई गाड़ी की डिग्गियों में छुप के जाके मिल के आते हैं, ठीक, या रात के अंधेरों में जाके मिल के आते हैं। वो तो ओपनली बात कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी हो तब भी ओपनली कहते हैं कि करनी है, नहीं करनी हो तब भी कहते हैं दरवाजे बंद कर दिए। रही पॉलिटिकल एक पीटीआई पे एक वो था कि जी वो सोलो फ्लाइट करती है, उन्होंने वो भी खत्म कर दी और उन्होंने अपने साथ बाकी सियासी जमातों को एंगेज किया। तो ये एक जो था कि जी पीटीआई तो किसी जमात के साथ चल ही नहीं सकती, वो भी उन्होंने खत्म कर दिया। अब रह गई बात यह कि जी इसके अलायंस की कौन वो करेगा। तो मेरा ख्याल है कि मुझे जो लगता है कि अगर ये अलायंस बना तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी लीड करेंगे। अच्छा। और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का भी मुझे याद है कि ग्रैंड अलायंस बनाती थी तो वो बैक बेंचर होती थी और आगे वो मौलाना वो नसरुल्लाह खान को रख लेती थी, किसी और को रख लेती थी, लेकिन पर्पस उनका ही सर्व हो रहा होता था। इस वक्त ग्रैंड अलायंस बना लें, मौलाना फजलुर रहमान उसे लीड करें तो कुछ भी कर लें आप, असल बात तो वही है कि लड़ाई तो 2 लोगों में ही है और वो फजलुर रहमान व अचक ज़ई कोई भी आके लीड करें। पीटीआई का जो नैरेटिव है या पीटीआई की जो स्ट्रगल है वो ये ग्रैंड अलायंस उसका ही एक हिस्सा होगी। तो ये तो अभी खैर आगे जाके बात होगी कि कौन लीड करेगा या नहीं करेगा। लेकिन असल चीज ये है कि खान साहब जो भी करते हैं वो कोई ढक छुप के नहीं करते, अंदरूनी खाते नहीं करते, खुल के करते हैं, सबके सामने होता है। तो वो इस तरह नहीं करते कि वो खामोशियों से जाके कोई किसी के साथ वो कर सही। आमिर इलियास साहब, लास्ट मिनट है, एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दें और सेकेंडली फैसल वाडा साहब कह रहे हैं 10 महीने से पहले वो बाहर नहीं आएंगे, इसका मतलब है 10 महीने बाद आ सकते हैं। योर कॉमेंट ऑन दिस? बस आपने हमें रिस्पॉन्ड पे लगाया। बात यह है कि इमरान खान साहब खुद PDM की कॉपी कर रहे हैं, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की कॉपी कर रहे हैं। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को PDM का सरबराह बनाया और अपना पर्पस सर्व किया।
इमरान खान साहब को बस समझ अब आई है कि भाई ये तो कोई बात ना हुई कि मैं कभी चादर की, जिनकी मिसाल राना साहब दे रहे थे, उनकी तस्दीक करता था महमूद चकजई की, कभी मौलाना फजल रहमान के बारे में क्या क्या अलकाबात करते थे। इन बाकी जमातों ने ना ये काम नहीं किया था, जिसके लिए एक बड़ा मुहावरा है, मैं वो कहना नहीं चाहता, कि खान साहब को असल में हर दफ़ा वही काम करना पड़ता है जो दूसरों के बारे में कहते थे कि ये गलत कर रहे हैं और इनको वापस आना पड़ता है वही काम करने के लिए ढक छुप के। इन्हीं के लोग कहते हैं कि जो इनके साथी थे कि डिग्गियों में कौन मिलवाने के लिए लेके जाया करता था इमरान खान को। मेरा ख्याल है कि अगर वो याद हो तो लाहौर से इस वक्त वो MNA हैं अलीम खान की पार्टी के, उनका एक इंटरव्यू है कि वो डिग्गियों में जाया करते थे लेके जनरल बाजवा से मिलने के लिए इमरान खान को। अब ये बातें रिपीट हो रही हैं, जैसे PDM की कॉपी बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसके लिए हिम्मत, हौसला, सियासी तदब्बुर भी चाहिए है कि फिर आप फैसले करें। आप इधर उधर के सेमिनार मत कराएं, वो बाद में भी हो जाते हैं। पहले आपको क्लैरिटी चाहिए, जैसे अभी खबर आई है कि जी पहले कहा था सबको निकाल दो जिन्होंने वोट नहीं डाला 26वीं तरमीम में, अब कह रहे हैं एक मौका और दे दो। बस ये काम यूं ही है, CMLA कैंसिल माई लास्ट ऑर्डर। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, शौकत पराचा साहब, इस साहब मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।